मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। रुपौली उपचुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। रुपौली में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बाजी मारकर सबको चौंका दिया है। शंकर सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल और आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को हराकर इतिहास रच डाला है। रुपौली से 14 साल से बीमा भारती विधायक थी, लेकिन बीमा भारती इस बार तीसरे स्थान पर चली गई हैं। शंकर सिंह ने यहां से चुनाव जीतकर जेडीयू और आरजेडी दोनों को एक साथ पछाड़ दिया है। तीर चला और न लालटेन जली। रुपौली में निर्दलीय प्रत्याशी ने बड़ा खेला कर दिया। जेडीयू का गढ़ माने जाने वाली रुपौली विधानसभा सीट पर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जनता के वोट की चोट ने ऐसा कमाल किया कि शंकर सिंह विधायक चुन लिए गए। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। कुल 8,211 वोट से शंकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं, जबकि दूसरे स्थान पर जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल रहे हैं। शंकर सिंह के पीछे ना जात रहा ना बात रहा, शंकर सिंह का बात रहा और शंकर सिंह को सभी जातियों ने अपना समर्थन दिया है। शंकर सिंह रुपौली उपचुनाव में ताल ठोकने से पहले तक चिराग पासवान की एलजेपी से नेता थे और बीते 3 विधानसभा चुनाव में उप विजेता साबित हो रहे थे। उन्हें तीनों बार तब की जेडीयू नेता बीमा भारती ने शिकस्त दी, लेकिन इस बार सांसद बनने की लालसा में बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लालटेन थाम ली और जेडीयू को टाटा बाय बाय कह दिया। हालांकि बीमा भारती न लोकसभा चुनाव जीत पाई और न विधानसभा उपचुनाव। 24 साल तक रुपौली से विधायक रही बीमा भारती का इस बार तिलिस्म टूट गया। कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने। देखिए रिजल्ट इसका जो सामने आया है रुपौली का, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको याद रखना। शंकर सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल को 8,211 वोटों से शिकस्त दी है। उनके पक्ष में कुल 67,779 वोट पड़े, जबकि कलाधर मंडल को 59,568 वोट मिले। शंकर सिंह पहली बार साल 2005 में एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन तब वो सिर्फ 13 दिन ही विधायक रह पाए थे। लेकिन अब की बार शंकर सिंह ने कमाल कर दिया। बिना किसी पार्टी के सिंबल के भी न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि 2025 विधानसभा चुनाव की टोन भी सेट कर दी है। पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। वहीं रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने कहा कि क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता है। वहीं किस पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा है कि जनता के बीच जाएंगे और जनता का जो भी आदेश होगा उसी का पालन करेंगे। सबसे पहले आपको जीत की बधाई। क्या प्राथमिकता होगी? अरे जाने दीजिए ना, बाहर में आगे बढ़िए, आगे रहे, आगे और बीमा भारती रुपौली विधानसभा उपचुनाव हार गई हैं। बीमा भारती 30,213 वोट तो मिले, लेकिन तीसरे पायदान पर रही और यही प्रदर्शन लोकसभा के दौरान भी था। हार के कारण तलाशी जा रहे हैं। क्या अति महत्वाकांक्षा ने उन्हें हरा दिया? क्या 14 साल की जेडीयू की दोस्ती को दगा देना बीमा भारती को भारी पड़ गया? क्योंकि बीमा भारती सांसदी तलाशते विधायकी भी खो चुकी हैं। बात केवल बीमा भारती तक रहती तो कही जाती। सवाल का निशान तेजस्वी और पप्पू यादव जैसे भारी नेताओं पर खड़ा है और राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह बीमा भारती के सामने, क्योंकि बीमा भारती इस बार भी नंबर 3 पर आई है। लोकसभा चुनाव में तो उनकी जमानत ही जब्त हो गई थी। 3 बार से लगातार रुपौली की विधायक रही बीमा भारती की करारी शिकस्त हुई है।
सवाल है कि क्या बीमा भारती का जेडीयू से पाला बदलकर आरजेडी में जाना गलत साबित हो गया? क्या 14 सालों का जेडीयू से मजबूत रिश्ता तोड़ना और विधायकी छोड़ सांसद बनने की महत्वाकांक्षा पर भारी पड़ गया? बीमा भारती के प्रदर्शन पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को 27,120 वोट मिले थे। बीमा भारती पूर्णिया सीट से तीसरे स्थान पर रही थी। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। उपचुनाव में बीमा भारती को 30,213 वोट हासिल हुए। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती का तिलिस्म तीसरे पायदान पर टिक गया। इन परिणामों से केवल बीमा भारती ही नहीं हारी, बल्कि तेजस्वी यादव हारे, लालू प्रसाद यादव हारे, और तो और वोटिंग से एक दिन पहले बीमा भारती को सपोर्ट करने मैदान में उतरे पप्पू यादव भी हार गए और रुपौली से शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए। बात रही बीमा भारती की, तो फिर से कमबैक करना उतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुपौली के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया है। यहां एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को करारी शिकस्त मिली है। चुनावी नतीजों के बाद सम्राट चौधरी ने कहा, नतीजों की समीक्षा की जाएगी। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ये हार बेहद चौंकाने वाली है। तो बीमा भारती को समर्थन देने वाले पप्पू यादव ने इस हार के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। पप्पू यादव ने यह तक कह दिया कि बीजेपी एक भी वोटर ने जेडीयू को वोट किया ही नहीं। तो ये कैसे देखते हैं? अब देखिए, इसकी समीक्षा करेंगे हम लोग। एनडीए की जो हार हुई है रुपौली विधानसभा उपचुनाव में, यह आश्चर्यजनक है। हम लोग उसको देखेंगे और जो हम लोग से भूल चूक हुई होगी उसमें आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये तो एक हिस्सा है चुनाव में जो हार जीत एक हिस्सा है, उसका अंग है, तो हार जीत लगी रहती है। हमने परिणाम सुना है जाकर के, और अब समीक्षा की आवश्यकता जाकर के है। मैं भी गया था, माननीय मुख्यमंत्री भी गए थे, एनडीए के सभी नेता वहाँ गए थे, लेकिन जो रिजल्ट जो आया है तो मैं समझता हूँ कि वजह उसका क्या है समझने की जरूरत जाकर के है। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे। सब बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर था, एक भी वोट जदयू को नहीं दिया। 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने जदयू को नहीं दिया। महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। और अनंत अंबानी की शादी समारोह से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पटना लौट आए। रुपौली उपचुनाव के नतीजों पर जब लालू प्रसाद से सवाल पूछे गए तो उन्होंने मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध दी। और इसी बीच बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के शिक्षकों के लिए सूत्रों के हवाले से हम बड़ी खबर आपको बता दें। सरकार ने यह फैसला लिया है, नए पुराने शिक्षकों के साथ तबादला होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग में नियमावली में बदलाव किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए सरकार बहुत जल्द एक नई नीति लागू करने वाली है। इस नीति के तहत नए पुराने शिक्षकों का एक साथ तबादला हो सकेगा। शिक्षकों की एक और बहुत बड़ी मांग बिहार सरकार मानने जा रही है। सूत्रों की माने तो बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए सरकार बहुत जल्द एक नई नीति लागू करने वाली है। इसके लिए शिक्षा विभाग नियमावली में बदलाव करने जा रहा है। नई नीति लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने नई कमेटी के साथ बैठक की।
विभाग की नई कमेटी ने अब काम करना शुरू कर दिया है और आज दूसरी बार हुई बैठक के बाद एसीएस ने सहमति दे दी है कि 1 अगस्त से राज्य में अब काउंसलिंग कराई जाएगी। 94 में बहाल होने वाले शिक्षक, 99 में बहाल होने वाले शिक्षक, 2000 में बहाल होने वाले शिक्षक और टीआरई 1, टीआरई 2 के साथ साथ जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग होगी और इसके साथ साथ उनका तबादला किया जाएगा नए जगहों पर। इस नीति के तहत नए पुराने शिक्षकों का एक साथ तबादला हो सकेगा। पूरे बिहार में शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा, बल्कि जहां जरूरत होगी वहीं तबादले होंगे। मतलब जरूरत पड़ने पर ही शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। और तो और इसके बाद पति पत्नी एक ही स्कूल में या फिर आसपास के स्कूल में काम कर सकेंगे। इसके अलावे अगर स्वास्थ्य का कोई इशू है तो उसे भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्कूल में पठन पाठन का कार्य सही तरीके से चल सके। सूत्र बता रहे हैं कि 1 अगस्त से शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी और एक साथ नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और 94 में बहाल शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए 5 कैटेगरी तैयार की है। इस 5 कैटेगरी में पहाड़ क्षेत्र, नदी पार एरिया, सेमी अर्बन एरिया शामिल है। 40 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों की पहाड़ क्षेत्र और नदी पार एरिया में पोस्टिंग हो सकती है, जो रैंडमली नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए होगी। आपको बता दें कि तबादले को लेकर शिक्षक बहुत पहले से मांग करते रहे हैं। शिक्षकों का तर्क है कि अगर उनकी पोस्टिंग मनमाफिक जगह पर होगी तो उन्हें स्कूल पहुंचने में सहूलियत होगी और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी सकेंगे। सरकार शिक्षकों की एक और मांग मानने जा रही है। अब शिक्षकों के ऊपर है कि वो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध चुके हैं। देश की सबसे बड़ी शादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। जश्न अभी भी लगातार जारी है। आज शुभ आशीर्वाद सेरेमनी है। जियो वर्ल्ड सेंटर में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अंबानी परिवार के खास रिश्तेदार, खास दोस्तों के अलावा कई नामचीन हस्तियां भी पहुंच रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जियो वर्ल्ड सेंटर की, जहां पर आशीर्वाद जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। माधुरी दीक्षित आपको नजर आ रही होंगी, बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा। तो एक से बढ़कर एक कलाकार, हस्तियां इस देश की सबसे बड़ी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची।
शुभ दिन पर शुभ आशीर्वाद देने के लिए भी अब से थोड़ी ही देर में इस जश्न की भी शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले वरमाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो जो नामचीन हस्तियां वहां पहुंची उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुंबई से जियो वर्ल्ड सेंटर की। ये बहुत ही खास, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। और देखिए आशीर्वाद समारोह रखा गया है, शुभ आशीर्वाद समारोह, यानी कि शादी के बाद सभी वर वधू को बड़े होने के नाते आशीर्वाद देंगे, उनके अच्छी जीवन के लिए, उनकी मंगल कामना करने के लिए ये सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें ना सिर्फ बॉलीवुड की हस्तियां हैं बल्कि अलग अलग जगहों से, देश भर से नामचीन हस्ती पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अंबानी परिवार के जो खास रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, वो भी पहुंच रहे हैं ताकि वर वधू को अपना आशीर्वाद दे सके। और देखिए एक एक तस्वीर हम आपको जियो वर्ल्ड सेंटर के दिखा रहे हैं, कैसे कैसे ये सभी हस्ती पहुंच रहे हैं और एक एक कर
और फिलहाल इस बुलेटिन